ठीक है बेटा। नमस्कार बच्चों। आगे हमने अभी जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने जो विशिष्ट बालक थे उसकी हमने विशेषताओं का अध्ययन किया था। प्रकरण हमारा सेम वही चल रहा है। काफ़ी वीडियो बनेंगे इस प्रकरण को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन प्रकरण है हमारा विशिष्ट बालक, लेकिन इसके जो टॉपिक हैं वो अलग अलग रहेंगे। तो विशिष्ट बालक में क्या उसकी विशेषताएं, क्या डेफिनेशन थी, क्या अर्थ होता है। आज हम जो विशिष्ट बालक हैं उनकी पहचान का अध्ययन करेंगे कि हम ऐसे बालकों की कैसे पहचान कर सकते हैं और कैसे उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो बेटा आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी श्रवण बाधित बालकों की पहचान। क्या रहेगी? आज जो हम हेडिंग लगाएंगे हमारी वो रहेगी श्रवण बाधित बालकों की पहचान। ठीक है, वन बाई वन उसी तरह से पहले हम लिखेंगे कि किन तथ्यों के आधार पर, किन बिंदुओं के आधार पर हम इन बालकों की पहचान कर सकते हैं और कैसे उन पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें बिंदु रहेगा वन बाई वन वो रहेगा मनोनाड़ी परीक्षण। क्या रहेगा बेटा? मनोनाड़ी। तो यहां से हम नंबरिंग लगाएंगे। पहला रहेगा हमारा मनोनाड़ी परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा बालक का एकल अध्ययन। ठीक है, तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा विकासात्मक मापनी। विकासात्मक मापनी। चौथा जो हमारा रहेगा वो रहेगा डॉक्टरी परीक्षण। डॉक्टरी परीक्षण। अब इनको बेटा हम वन बाई वन इनको हम डिस्क्राइब करेंगे, विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे, समझेंगे इनको कि किस तरह से इन परीक्षणों के आधार पर हम एक बालक की पहचान कर सकते हैं और उसी पहचान के आधार पर उनको शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। तो बेटा एक सबसे पहले जो हमारा बिंदु है, यानी कि ये जो परीक्षण है, यानी कि जो पहचान है, इन परीक्षणों के आधार पर बच्चे की पहले क्या किया जाता है? निदान किया जाता है, पता लगाया जाता है कि आखिर में उसमें समस्या किस कारण से है, ये जो समस्या है उसमें किस कारण से है और कैसे उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, निदान और उसका उपचार भी, कैसे उसको हम इसका निदान पहचान करके हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मनोनाड़ी परीक्षण है वो एक तरह से क्या है, ये क्या है? एक मनोनाड़ी, यानी कि हमारी जो मानसिक क्षमता है उससे ये जुड़ा हुआ होता है। एक तरह से मानसिक परीक्षण होता है। ठीक है ना, एक तरह से ये मानसिक परीक्षण होता है जिसका जो जांच वो हैं उनसे मनोनाड़ी परीक्षण किया जाता है, इनकी जांच की जाती है और उसमें पता लगाया जाता है अगर मनोनाड़ी में कोई दोष है, मनोनाड़ी में अगर कोई दोष है तो उस बच्चे में क्या आती है? श्रवण बाधिता आ जाती है, जिस कारण ये बच्चा श्रवण बाधित हो जाता है और इस समस्या से ग्रसित हो जाता है। तो एक योग्य चिकित्सक के माध्यम से मनोनाड़ी परीक्षण करवाया जाता है और पहचान की जाती है और उसके बाद इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बालक का एकल अध्ययन। तो ये क्या है बेटा? बालक का एकल अध्ययन। बच्चा जब से जन्म लेता है और जब तक जिस स्थिति में इसका परीक्षण किया जा रहा है तो इसका बालक का एकल अध्ययन किया जाता है। बालक का एक पर्सनली अध्ययन किया जाता है कि बच्चे ने जब से जन्म लिया है
और जिस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका परीक्षण किया जा रहा है तब तक उसकी स्थितियां क्या रही हैं, वो किन परेशानियों से गुजरा है, क्या क्या तथ्य उसके सामने आए हैं, क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटी हैं, उन सब का आकलन किया जाता है, उन सब का इकट्ठा किया जाता है और उन पर अध्ययन किया जाता है कि बच्चे को कहाँ समस्या आई है जिस कारण से बालक इस समस्या से ग्रसित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है विकासात्मक मापनी। अब ये क्या है, विकासात्मक मापनी ये है कि इससे बच्चे की जो इंद्रियां होती हैं, यानी कि बच्चे की जो पांचों इंद्रियां हैं उनकी माप की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है कि इसकी कौन कौन सी इंद्रियों में दोष है। ठीक है, और इन कौन सी इंद्रियों में दोष है, उन इंद्रियों का दोष का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि किन इंद्रियों के माध्यम से, कौन सी इंद्रिय के दोष के माध्यम से बच्चे का जो विकास है वो अवरुद्ध हुआ है, और उन इंद्रियों को पता लगाकर उसके विकास को मापा जाता है कि इस इंद्रिय से आंख, नाक, कान, गला, जीभ, त्वचा, ये क्या है हमारे बेटा, पांचों इंद्रियां हैं। अगर इसमें किसी में भी दोष है तो बच्चे का विकास क्या होता है, अवरुद्ध होता है। तो इस तरह से पहचान की जाती है और बच्चे की अवस्था उसको पहचान की जाती है और विकासात्मक अवस्था में इनको रखा जाता है कि आखिर में जो बच्चा है वो किस स्तर तक उसका विकास हो रहा है, और अगर इंद्रियों में कोई दोष पाया जाता है तो उनको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डॉक्टरी परीक्षण। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, डॉक्टरों के माध्यम से जो ऐसे बालक होते हैं उनकी पहचान की जाती है, उनकी समस्या का समाधान किया जाता है, पहले उनसे उनका परीक्षण करवाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, और मेडिकल परीक्षणों के माध्यम से, ये कैसा परीक्षण है, डॉक्टरी परीक्षण है। ठीक है ना, इस जो अन्य जो परीक्षण थे वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण थे बेटा। ठीक है ना, अन्य जो यहाँ पर परीक्षण हो रहे हैं कहीं न कहीं एक सामाजिक परीक्षण भी हो सकता है, और ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण थे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरी परीक्षण जो मेडिकल परीक्षण के माध्यम से बच्चे की समस्याओं का पता लगाया जाता है और उनका निदान किया जाता है। तो इस तरह से हमारे ये जो सर्वण बाधित बालक हैं उनकी हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि उसमें मनोनाड़ी दोष तो नहीं है। बालक का एक अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं कि बालक के साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं जिसके कारण से इनको ये दोष उत्पन्न हुआ है। उसके बाद विकासात्मक मापनी के माध्यम से भी हम दोषों का पता लगाते हैं और उनका उपचार करते हैं। ऐसे डॉक्टरी परीक्षण के माध्यम से, यानी कि मेडिकल जो परीक्षण होते हैं उनके माध्यम से हम इनके दोषों का पता लगाते हैं, पहचान करते हैं और उसके बाद उनका उपचार करते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी थी जो हमको जाननी थी। आगे हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो मेन मुद्दा आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, हमने जान लिया सबसे पहले कि एक सामान्य बात थी कि हमने पता लगा लिया कि सामान्य बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं और विशेषताओं को हमने पता लगा लिया। उसके बाद हमने इसकी पहचान की है। ठीक है ना, तो पहचान करने के बाद ही हम क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं। उपचार किया हमने, और उपचार के बाद हम इसको किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, जो श्रवण बाधित बालक हैं इनको हम किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं कि जब बच्चा शिक्षित होगा तभी वो सही मार्ग पर आगे बढ़ पाएगा। सबसे पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। तो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम श्रवण बाधित बालकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो शिक्षा देने से पहले हम बच्चों की क्या करते हैं, उसकी विशेषताओं को जानते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि आखिर में इसमें क्या क्या दोष हैं और कैसे उनको दूर किया जाए और किस प्रकार से उनको शिक्षित किया जाए। ठीक है, तो हमने इनकी पहचान कर ली। अब इनको दूर करने के बाद हम उनको किस प्रकार से शिक्षित करेंगे, उनको किस प्रकार की शिक्षा दें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ हम इस प्रकार के बच्चों को भी शिक्षित कर पाएं। आई बात समझ में? पहचान करने के बाद हम उनकी समस्याओं को कैसे दूर करें, कैसे उनको शिक्षित करें कि हम सामान्य बच्चों के साथ साथ इन बच्चों को भी क्या कर पाएं, शिक्षित कर पाएं, सामान्य बच्चों के लेवल में हम इनको खड़ा कर पाएं। यही एक शिक्षक के सामने महान चुनौती होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो समस्याग्रस्त जो बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, वो सामान्य बच्चों के साथ साथ इन बालकों को कैसे शिक्षित करें। ये एक शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो उसके लिए उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जाए उसका समावेशन किया
गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा अब टॉपिक रहेगा वो रहेगा श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। क्या रहेगा बेटा? श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। वही हम 1 by 1 पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। तो श्रवण जो बाधित बालक हैं, श्रवण जो बाधित बालक हैं उनको हम किस प्रकार से शिक्षित कर सकते हैं, उनका हम अभी पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे और समझेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। क्या हेडिंग लगाओगे? नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी नेक्स्ट श्रवण बाधित श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। ठीक है, श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। वही 1 by 1 पहले हम उनको बिंदुओं को लिखेंगे, उसके बाद उनको समझेंगे। ठीक है बेटा, तो लिखिए पहली समन्वित कक्षा कक्ष। क्या रहेगा? पहला जो रहेगा हमारा वो रहेगा समन्वित वो रहेगा हमारा समन्वित कक्षा कक्ष। लिखिए बेटा समन्वित कक्षा कक्ष। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारा जो रेगुलर नियमित विद्यालय हैं, नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षा की व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास बिंदु वो रहेगा विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय। नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा आवासीय। आवासीय विद्यालय। ठीक है बेटा, अब इनको हम समझेंगे 1 by 1 कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा बिंदु है वो है समन्वित कक्षा कक्ष। ठीक है, अब ये कैसे कार्य करता है इसको हम समझेंगे। सीधी सी बात है बेटा, बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? 2 कैटेगरी के होते हैं, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बालक। ठीक है, जो सामान्य बच्चे हैं जिनकी एक सर्कल में आवश्यकताएं होती हैं, और विशिष्ट बालक होते हैं जिनकी समस्या क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। और सारी जो कैटेगरियां हैं सामान्य बच्चों के अलावा जितनी भी कैटेगरियां हैं वो कहाँ आती हैं? विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि जो समन्वित कक्षा कक्ष है मीन्स इसमें हमको सभी को क्या करना है? इंक्लूड करना है, यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं और विशिष्ट बच्चे हैं सभी को एक कक्षा कक्ष के अंतर्गत क्या करवाना है? शिक्षण कार्य करवाना है। अब एक शिक्षक की चुनौती है कि वो इनको कैसे शिक्षण कार्य करवाए। ठीक है, सभी बच्चों को, क्योंकि समय को बर्बाद ना करते हुए सभी बच्चों को एक साथ क्या करना है? शिक्षित करना है एक ही कक्षा के अंतर्गत।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, समन्वित कक्षा कक्ष कहते हैं। एक ही कक्षा कक्ष के अंतर्गत हमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को शिक्षण कार्य करवाना होता है। तो इसमें सबसे पहले एक समस्या किसके सामने होती है, चुनौती किसके सामने होती है, एक शिक्षक के सामने होती है कि सबसे पहले वो ऐसे बच्चों की पहचान करता है जो विशिष्ट बालक हैं, कि आखिर में विशिष्ट सबसे पहले ये करता है कि विशिष्ट इस हमारी कक्षा के अंतर्गत विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं, और विशिष्ट बालक हैं भी तो इनमें कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। उन्हीं विशिष्टताओं को अलग अलग अध्ययन करने के बाद एक शिक्षक एक ही कक्षा के अंतर्गत उनको क्या करवाता है, शिक्षण कार्य करवाता है। ठीक है बेटा, अब मान लीजिए सामान्य बच्चा है और एक बच्चा कैसा है, श्रवण बाधित है, ठीक है ना। अब जब टीचर ने किसी बात को एक बार बोला, ठीक है, या उसका स्वर थोड़ा क्या है, धीमा है, उस बच्चे ने नहीं सुना, तो उसके साथ क्या कोई समस्या हो गई। लेकिन जब टीचर ने पहले ही आकलन कर लिया, ये पहचान कर ली कि बच्चे में आखिर में ये समस्या है, इसमें श्रवण बाधिता है, तो इस कारण मेरा जो स्वर है उसे मुझे क्या रखना है, उच्च रखना है। मेरा जो स्वर है उसको मुझे उच्च रखना है, और जो मैं शब्द बोलूंगा उसे मुझे क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार एक दो या तीन चार बार मुझे दोहराना है, जिससे वो बालक आसानी से उसे सुन ले, आसानी से समझ ले। तो बेटा यही बात है यहाँ पर कि हम इन बालकों को कैसे शिक्षित कर सकते हैं। तो समन्वित कक्षा कक्ष के अंतर्गत सबसे पहले एक अध्यापक को, एक शिक्षक को सबसे पहले बालकों की पहचान करने के बाद उसी आधार पर उनको एक कक्षा कक्ष के अंतर्गत शिक्षित करना होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, अब इसको समझिए आप, यानी कि जो नियमित विद्यालय, जो रेगुलर विद्यालय है, समय पर आना है, समय पर जाना, रेगुलर विद्यालय चलते हैं, बच्चे सामान्य, उसमें सामान्य बच्चे भी आते हैं, विशिष्ट बच्चे भी आते हैं, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, जब सामान्य कक्षा चल रही है और उसमें विशिष्ट बालक भी हैं, तो एक अध्यापक सामान्य बच्चों की तरह, मान लीजिए एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, उसमें 5 बच्चे विशिष्ट बालक हैं और 35 बच्चे सामान्य बच्चे हैं, तो अध्यापक किसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, सामान्य बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। लेकिन 5 बच्चों का विकास क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, वो सामान्य बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं उनको। तो ऐसा अब शिक्षक क्या समाधान निकालता है इसका, कि ऐसे बच्चे भी जो विशिष्ट बालक हैं, वो 5 बच्चे हैं, वो भी शिक्षित हो, उनका भी विकास अवरुद्ध, शैक्षिक विकास अवरुद्ध ना हो, तो उसके लिए ऐसे नियमित विद्यालयों में विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्लास भी बोल सकते हैं, या फिर जो स्कूलों का जो समय है, टाइमिंग है 6 घंटे, या फिर उसको हम कम करके 5 घंटे सामान्य बच्चों को शिक्षा देकर 1 घंटे हम इनको एक्स्ट्रा क्लास लगाकर इनकी जो समस्या है उनका समाधान हम कर सकते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बिंदु दिया गया है, जो नियमित विद्यालय हैं उसमें जो मैनेजमेंट है या जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं या विषय अध्यापक हैं, वो विशेष कक्षा की व्यवस्था करके ऐसे बालकों को शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो है विशेष विद्यालय। ठीक है ना, अब हमें पता है कि जो हमारे ये बच्चे हैं, हमारे जो ये बच्चे हैं कैसे हैं बेटा, विशिष्ट है। इसको हम विशिष्ट विद्या, यहाँ पर हमने जो एक शब्द लिखा है बेटा, क्या लिखा है, ये विशेष लिखा है, इसको हम विशिष्ट भी कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो बालक विशिष्ट हैं उनके लिए हम विशिष्ट विद्यालय भी खोल सकते हैं, उनको और ऊपर शिक्षा देने के लिए, उनकी समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक विशिष्ट विद्यालय की भी स्थापना कर सकते हैं, कि वहाँ विशेष रूप से ऐसे विद्यालय में विशेष रूप से ऐसे ही बालकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है जो किसी विशिष्टता के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो श्रवण बाधित हो सकते हैं, वो बधिर हो सकते हैं, वो श्रवण बाधित हो सकते हैं, ठीक है ना, वो कोई भी जो कोई भी समस्या हो सकती है उनके अंतर्गत। तो ऐसे विद्यालयों में ऐसे ही बालकों को शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आवासीय विद्यालय। अब बात आती है कि जो विशिष्टता है वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो अब बच्चा अपंग भी हो सकता है, दृष्टिबाधित हो सकता है, श्रवण बाधित हो सकता है, ठीक है ना। अब ऐसा कोई बच्चा है जिसको वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, बहुत समस्या है, आने जाने की समस्या, कोई छोड़ने वाला नहीं हो, अपंग है, या फिर वो कुपोषण का शिकार है, वो आ नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था कर सकते हो, जिससे हम जो विशिष्ट बालक हैं उनको भी हम ठीक प्रकार से शिक्षित कर पाएं, उनको भी हम शिक्षा प्रदान कर पाएं। तो मेरे हिसाब से बेटा आज मैंने आपको जो विशिष्ट बालक हैं उनकी विशेषताओं से अवगत करवा दिया। सॉरी, इससे पहले वाला वीडियो था वो। अब इस वीडियो में मैंने आज आपको
जो बालक हैं उनकी सबसे पहले उनकी हम पहचान कैसे करेंगे और फिर उनको हम शिक्षा किन बिंदुओं के आधार पर दे सकते हैं, कैसे हम उनको शिक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको आज अध्ययन करवाया है। ठीक है ना। अब बात ये क्लियर हो गया आपके सामने कि समन्वित, नियमित और विशेष विद्यालय और आवासीय विद्यालय किस तरह से ये कार्य करते हैं और विशिष्ट बालकों को शिक्षित किया जा सकता है। तो आज की क्लास में यहीं तक बेटा, आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, अपने आप को सेफ रखिए।